हेलो फ्रेंड्स, पिनाक जी इसमें आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने के लिए आए हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के, जो कि पीटी 365 विजन आईएसपी पॉलिटी और गवर्नेंस जो सेगमेंट की मैगजीन आई है उसका थर्ड यूनिट है। तो आइए एक एक करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पिछले एक साल में जो अप्रैल से 2023 से और जो अब तक रहे हैं, तो उनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है कि रोल ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की भूमिका। इस सुर्खियों में क्यों रहा है? सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि केरल, तमिलनाडु और पंजाब में लंबित विधेयकों को लेकर अपने अपने राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ठीक है, तो राज्यपाल से के पद से जो अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, मतलब संवैधानिक प्रावधान क्या रहे हैं, तो इन आर्टिकल 200 मतलब आर्टिकल 200 में के तहत मतलब विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल की सहमति क्या है, राज्यपाल की सहमति क्या हो जाती है, आवश्यक है। और राज्यपाल के पास किसी भी विधेयक को, और जब वो राज्यपाल के पास आता है तो उसके पास क्या विकल्प बनते हैं। अगर विधेयक को सहमति दे देता है तो राज्यपाल, तो वो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। और अगर विधेयक पर सहमति रोक लेता है तो वो कानून नहीं बन पाता है। तो राज्यपाल के पास चार ऑप्शन होते हैं, या तो वो क्या करते, सहमति दे दे, या क्या करते, अपनी सहमति को वापस रख ले, या क्या काम करे, उसको वापस भेज दे सदन के पास, या क्या काम करे, चौथा काम में क्या करे, वो राष्ट्रपति के पास आगे भेज दे। लेकिन अगर कोई राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है और राष्ट्रपति उसको पास कर देता है, तो वो विधेयक क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। यदि राष्ट्रपति भी उसको विधेयक को क्या कर देता है, वापस सदन के पास भेज देता है, और सदन अगले दिनों अगली जो एक निश्चित तिथि है, उस निश्चित तिथि से पहले उसको संशोधन किए बगैर अगर उसको भेजता, तो उससे पहले राज्यपाल के पास ना भेज के वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास भेजता, और राष्ट्रपति उसको सहमति दे देते हैं, और वो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अगर राज्यपाल से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में देखें, तो आर्टिकल 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल मतलब गवर्नर प्रत्येक राज्य का होगा। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उस शक्ति को क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है, उसका यूज कर सकता है। आर्टिकल 154 की बात की गई। तो आर्टिकल 155 में क्या कहा है, आर्टिकल 155 कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो ये छोटे छोटे आर्टिकल जो है स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। और जो अगर हम स्टेट सिविल सर्विस की बात करते हैं तो उसको जब ये पूछते हैं तो आप अपने आंसर राइटिंग में, अपने डिबेट में इन चीजों को झलका सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। तो कहने के क्या होगा, आपके जो मार्क्स होंगे वो इंक्रीज ही होंगे। अगर बात करें आर्टिकल 161 की, मतलब 161 की बात करते हैं, तो ये राज्यपाल के पास क्या है कि दंड को क्षमा करने और उसको परिहार, उसको लघुकरण आदि की शक्ति इसमें दी गई। और आर्टिकल 163 क्या करता है कि राज्यपाल किसी अपने लिए गए निर्णय को विवेक अनुसार घोषित करता है, तो उसके खिलाफ क्या नहीं की जा सकती, कोई न्यायिक समीक्षा वगैरह नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 163 ये कहता है। आर्टिकल 164 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 213 क्या करता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जैसे कि हमने कल देखा भी था कि जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो 123 में है, और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में संविधान में दी गई, उसका प्रावधानित किया गया है। आर्टिकल 217 क्या करता है, आर्टिकल 217 कहता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। आर्टिकल क्या कहता है 217 कि अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है तो राज्यपाल के सहमति के मतलब उसके परामर्श से ही की जाती है। ये हो गया टॉपिक। और इसके बाद देखा कि अगर ये मैं पहले बता ही दिया कि 201 में क्या कर सकता है, रोक सकता है उसको, या अपने सहमति दे सकता है। तो ये टॉपिक हो जाता है हमारा समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद के बारे में प्रधानमंत्री ने अभी क्या किया, उसके महत्व को रेखांकित किया है। तो आइए चर्चा करते हैं कि सहकारी संघवाद होता क्या है। तो सहकारी संघवाद
संघ के बीच में और राज्यों के बीच में, संघ और राज्य के बीच में क्षैतिज संबंधों को प्रकट करता है और यह दर्शाता है कि मतलब संघ और राज्य एक दूसरे पर एक दूसरे के ऊपर नहीं है, इनकी अपनी 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 एक क्या की क्षमताएं हैं। अगर सहकारी संघवाद की और संवैधानिक प्रावधानों की बात करें कि संविधान में कहां सहकारी संघवाद की बात की गई है, तो संविधान की 7वीं सूची में संघ और राज्य की समवर्ती सूचियों का निर्धारण करती। आर्टिकल 312 के अंतर्गत जो ऑल इंडिया सर्विस है, जो अखिल भारतीय सेवा है, उसको बढ़ाने को वो भी कहीं ना कहीं क्या करती है, तो वो भी हमारे जो सहकारी संघवाद है उसको बढ़ाने के लिए काम करती है। आर्टिकल 280 के तहत क्या है कि आर्टिकल 280 में क्या है कि वित्त आयोग का गठन करने की बात की गई है कि प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 280 में ऐसा प्रावधान किया गया है। वहीं आर्टिकल 279A में क्या है कि जीएसटी काउंसिल, जो कि 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा ऐड किया गया था। वहीं जोनल काउंसिल की बात की गई। जोनल काउंसिल क्या है कि क्या कि संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है। इसका गठन किसके द्वारा किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया। यह सब उपबंध किसके लिए किए गए हैं? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए ये सारे उपबंध किए गए हैं। और भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ाने के लिए कुछ कदम भी उठाए गए, जैसे कि जो 14th फाइनेंस कमीशन था, जो 14वां फाइनेंस कमीशन था, उसकी सिफारिशों में क्या करते, जो केंद्रीय राज्य जो केंद्रीय कर था, जो राजस्व मतलब राज्यों को दिया जाता था, उसकी सीमा क्या कर दी गई थी? उसकी सीमा 32 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 42, 32 से बढ़ाकर 42 कर दी थी। और उसके साथ साथ की उसके साथ कुछ योजना चलाई गई, जैसे उदय चलाई गई और नीति आयोग की स्थापना की गई। उसके द्वारा विभिन्न नीतियों का कार्यक्रम किया गया, जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाए गए और क्या कि मुख्यमंत्रियों के उपसमूह का गठन वगैरह किए गए। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए। ये एक मेंस का टॉपिक, बहुत अच्छा मेंस का टॉपिक बन सकता है, एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है ये। तो और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। ये भी मेंस के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि अभी हम जब प्री का पढ़ रहे हैं तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ये मेंस का बहुत डिबेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। लेकिन पीटी में क्या पूछा जाएगा कि ये विवाद किसके बीच में चल रहा है, ये संवैधानिक प्रावधान कौन से जिसके अंतर्गत इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाया जाता है। अब ये चर्चा में क्यों रहा है? अगर इसकी बात करें तो चर्चा में इसलिए रहा है कि जो असम है और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और असम की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश है और ये क्या है? ये असम है। तो इनमें चल रहे जो लगभग कई दशकों से चल रहे क्या कई विवाद को एक समाप्त कर दिया गया और एक MOU मतलब एक क्या करते हैं, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अगर हम विवादों की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में विवाद है वो कौन सी सीमा पे लेके है? सरचू सीमा को लेके है। तो और कहा ये लेह मनाली और राजमार्ग के पास कहाँ है? अवस्थित है। और दूसरा विवाद कौन सा? जो हरियाणा और पंजाब राज्य को लेकर है, वो किसमें? चंडीगढ़ को लेकर विवाद है। चंडीगढ़ को लेकर इसमें विवाद चल रहा है। और दूसरा क्या है कि और नेक्स्ट क्या है? जो हिमाचल प्रदेश और जो हरियाणा है उसके क्या है कि पंचकुला के पास जो परमाणु क्षेत्र को लेकर क्या है? विवाद। कौन सा? परमाणु क्षेत्र कहाँ? पंचकुला के पास में। गुजरात और राजस्थान को लेकर कौन सा विवाद चल रहा है? वो मानगढ़ पहाड़ी को लेकर विवाद इनमें चलता रहता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी एक ऐसा ही विवाद देखने को मिलता है, जो कि भूमि सीमाओं को लेकर विवाद रहा है। इनके बीच में क्या कि बंगाल की खाड़ी में एक अवस्थित कौन है? कनिका सैंड है। उसको लेकर कौन सा द्वीप है? कनिका सैंड है। कनिका सैंड द्वीप है, उसको लेकर क्या होता रहता है? विवाद चलता रहता है। और एक ऐसा विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है, जो कि बेलगाम जिले को लेकर विवाद चलता रहता है। तो आपसे यही पूछा जा सकते हैं कि ये विवाद किस किस के बीच में चल रहे हैं। ऐसा ही एक जो नदी रिवर वाटर डिस्प्यूट वाले जो होते हैं वो भी आपसे पूछा जाता है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट किसके बीच में है, या महादाई जो नदी है उसका वाटर डिस्प्यूट किस किस के बीच में, कौन कौन से स्टेट्स वो है। और नेक्स्ट क्या है कि जो कर्नाटक और केरल का विवाद है, ये कौन सा? कासरगोड जिले को लेकर विवाद है दोनों के बीच में।
यह नगर का कि केरल का भाग है और जहाँ के क्या क्या कन्नड़ी भाषाएं बोली जाती है। इसी के ग्राउंड पे कि यहाँ कन्नड़ी भाषाएं बोली जा रही है, इसी के ग्राउंड पे कर्नाटक वहां अपना दावा बताता है कि ये हमारा भूभाग है यहाँ पे। अगर राज्य के बीच समाधान की बात करते हैं तो राज्य के बीच विवादों का समाधान करने के लिए आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस में ये आता है। इसमें क्या है कि या तो भारत सरकार हो और एक पक्ष के रूप में और दूसरे पक्ष के रूप में एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो रहा हो तो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस में आता है। या दूसरा क्या है कि एक और भारत सरकार और किसी राज्य हो और उससे दूसरी ओर कुछ राज्य हो या दो राज्यों के बीच में भी ये विवाद हो तो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस में आता है। और अंतर्राष्ट्रीय परिषद 263 के तहत क्या है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, विवादों के समाधान के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद गठन कर सकता है। ये क्या है कि राज्यों के बीच में जो विवाद हो रहे हैं उनको सुलझाने के लिए किए गए। तो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 263। और जनरल काउंसिल की भी बात की गई। जनरल काउंसिल अभी हमने पहले बताया था कि संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि क्या है कि सांविधिक निकाय है, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1976 के द्वारा 1956 के द्वारा 1956 के द्वारा क्या किया गया है, गठन किया गया था। तो क्योंकि ये उसको एक संवैधानिक क्योंकि एक संसद के अधिनियम के द्वारा गठित किया गया था तो ये क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि क्या है, एक स्टेचुटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। उसके साथ साथ इसकी जो सलाह है वो क्या है, ये सलाहकारी निकाय है और केवल विचार विमर्श कर सकते हैं, बाध्यकारी नहीं है। अगर जनरल काउंसिल की बात करते हैं अब थोड़ी सी, जनरल काउंसिल क्या है, तो जनरल काउंसिल को हम क्षेत्रीय परिषद कहते हैं। और दूसरा क्या है कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि अगर इसके अध्यक्ष की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बोलेंगे कि इसके अध्यक्ष मैक्सिमम बच्चे की पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। अभी कौन केंद्रीय गृह मंत्री, अमित शाह जी, तो वो इसके क्या होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। और वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद है। 5 क्षेत्रीय परिषद कौन सी है, एक तो जो उत्तरी वाली है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जो कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और एनसीटी ऑफ दिल्ली और वगैरह वगैरह में लगती है, चंडीगढ़ वगैरह में लगती है। दूसरी क्या मध्य में है, पहले यहाँ पे दूसरी मध्य वाली, और तीसरी क्या है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, और फोर्थ क्या है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। ये देख लेना, इनके मुख्यालय भी दिए हुए होते हैं, इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ है। ये टॉपिक हो जाता है हमारे यहाँ पे समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो मैं पहले ही बताता था, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के रूप में। अब ये सुर्खियों में क्यों रहा है, सुर्खियों में इसलिए रहा कि जो अभी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत क्या करते हैं, कृष्णा जल विवाद अधिकरण सेकंड KWDT सेकंड के विचार में कई विषयों को मंजूरी दे दी। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सतलज यमुना लिंक नहर के निर्माण में धीमी गति को लेकर पंजाब सरकार की आलोचना भी की है। इन्हीं कारणों से क्या रहा है, ये न्यूज में अभी बना रहा है। अगर हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद से निपटने के लिए हमारे यहाँ कौन कौन से तंत्र हैं या कौन से प्रावधान हैं, तो हम बात करते हैं प्रावधानों की। संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत कहा गया है कि राज्य जल अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरों और जल निकासी और तटबंधों, जल भंडारण और जल शक्ति विषयों पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। हालांकि जो ये विषय हैं, ये संघ सूची की जो लिस्ट होती है उसकी 56 नंबर पे ये दिए गए हैं। सब किस में दिए गए, संघ सूची के 56 नंबर के अधीन दिए गए हैं। और इसको निपटाने के लिए कौन सा है, अनुच्छेद 262, जो क्या कहता है, संसद के द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय नदी या नदी घाटी के उपयोग के लिए या वितरण और या उसके नियंत्रण के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद या शिकायत के न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकता है। तो आर्टिकल 262 के तहत 2 कानून बनाए गए। 2 कानून कौन कौन से बनाए गए, एक तो बनाया गया अंतर्राज्यीय जल विवाद 1956 बनाया गया। इसमें क्या करती है, यह विवाद समाधान हेतु अधिकरण के पास भेजने के लिए सरकार से अनुरोध करती है। दूसरा क्या अंश बनाया गया, नदी बोर्ड अधिनियम बनाया गया।
अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से संबंधित राज्य हैं जहां पे नदी मतलब रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो कृष्णा जल विवाद किस किस के बीच में चल रहा है, सेकंड वाला गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। और कावेरी जल विवाद अधिकरण किसके बीच में है, तो वो किसके, केरल के बीच में, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। गोदावरी जल अधिकरण किसके बीच में है, इसमें महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के साथ साथ कौन है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है और कौन है, उड़ीसा है। और क्या कि वसुंधरा जल विवाद अधिनियम अभिकरण किसके बीच में, आंध्र प्रदेश के बीच में और उड़ीसा के बीच में चल रहा है। महानदी जल विवाद अधिकरण, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो ये किसके बीच में है, ये गोवा के बीच में, गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में, इसमें 3 स्टेट शामिल है। अगर हम बात करें नर्मदा जल विवाद की, तो नर्मदा जल विवाद किसके बीच में है, राजस्थान के बीच में और मध्य प्रदेश के बीच में, गुजरात और महाराष्ट्र के, इसमें 4 राज्य शामिल है। अगर बात करें रावी और ब्यास की, तो इससे संबंधित राज्यों में कौन है, पंजाब है, पंजाब के साथ हरियाणा और राजस्थान, इसमें 3 स्टेट्स शामिल हैं। ठीक है, जो अनुच्छेद 262 है, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहता है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों पर निर्णय देने से रोकता है, निर्णय देने से क्या करता है, रोकता है। हालांकि जो अनुच्छेद 136 है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकरण के आदेश के खिलाफ सुनवाई करने का अधिकार देता है कि अगर आप अधिकरण के जो ट्राइब्यूनल्स है उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो आप आर्टिकल 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपील सुनने के लिए तैयार रहता है उसमें। आर्टिकल 136 याद रखना, आर्टिकल कौन सा, 136 के अंतर्गत। जो एसएल जो सतलज यमुना लिंक नहर के बारे में देखें तो ये हरियाणा और पंजाब के बीच में रावी और कौन सी ब्यास नदी के जल को साझा करने के लिए परिकल्पित कितने 214 किलोमीटर लंबी एक नहर है। इसमें 122 किलोमीटर हिस्सा किसके पास है, पंजाब के पास, और 92 किलोमीटर हिस्सा किसके पास है, हरियाणा के पास। तो इसमें क्या कि हरियाणा ने 1980 में SYL नहर में अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था, लेकिन इसके विपरीत पंजाब ने रेपेरियन प्रिंसिपल और जल की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए इसे टालता रहा। तो अब बात करते हैं, हमारा टॉप एक टर्म आया था रेपेरियन सिद्धांत। तो रेपेरियन सिद्धांत क्या होता है, ये जो टर्मिनोलॉजी होती है इसको संबंधित इसको लेके जो स्टेट पीसीएस होता है, या स्पेशली बात करें सिविल सर्विस मतलब यूपीएससी की, तो क्वेश्चन को भर भर के पूछा जाता है। आपको दे दिया जाएगा कि रेपेरियन सिद्धांत किससे संबंधित, 4 आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा और सही गलत करने के लिए कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे करके छाप पहचानने के लिए दे दिया जाएगा। तो रेपेरियन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो किसी जल निकाय है, मान लो यहाँ से एक जल निकाय जा रहा है और उसके पास में जो लैंड है, वो जिस राज्य की लैंड है उसका उस पर उपयोग होता है उस जल पे, इसको लेकर रेपेरियन सिद्धांत कहा जाता है। कि मतलब कि कोई जल निकाय से सटी भूमि है तो भूमि के स्वामी को ही क्या बोल दिया जाता है, जो निकाय है उसके जल पर उसके अधिकार होता है। मान लो कि मेरे यहाँ पे, मान लीजिए कि ये यहाँ पे क्या हो जा रही है, एक कैनाल बह रही है और यहाँ पे मेरी लैंड है, तो ये वाटर किसका मान लिया जाएगा, ये वाटर मेरा मान लिया जाता है। तो ये यूनिट हो जाती है हमारे साथ। और नेक्स्ट यूनिट है हमारी जुडिशरी से रिलेटेड, जो कि जुडिशरी कई बार चर्चाओं में रहती अपनी जजों की नियुक्ति को लेकर और विभिन्न जजों के फैसले को लेकर, और इसमें कई बार पक्षपात के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। तो देखते हैं कि एक एक करके हम टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक कितने इंपोर्टेंट हो सकते हैं। तो न्यायिक नियुक्तियों की, जैसे मैंने बताया न्यायिक नियुक्तियों की, तो सबसे पहले जुडिशियल अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में न्यायाधीश की नियुक्ति में केंद्र द्वारा अत्यधिक देरी के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार या तो नियुक्तियों को अधिसूचित करना चाहिए या क्या कर दे, विशिष्ट आपत्तियों का हवाला देती है, उनको क्या करते, उनको वापस भेज दे।
अब बात करते हैं कि संविधान में आर्टिकल कौन कौन से दिए गए हैं। तो संविधान में आर्टिकल 124 इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए दिया गया है, और वहीं आर्टिकल 270 किसके लिए दिया गया है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए दिया गया। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली की किसके आधार पर होती है, कॉलेजियम प्रणाली के तहत की जाती है। इसमें अनुच्छेद कौन सा, 124 का क्लोज 2 और एक 217 जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, 124 का क्लोज 2 और हाई कोर्ट से रिलेटेड है 217। कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, क्योंकि यह 1981 में, 93 में और 98 में 3 जज केस दिए गए थे, उनमें होती है। जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें शीर्ष 4 कितने जज होते हैं, 4 बड़े जज होते हैं, जो कि हाई कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली की अध्यक्षता हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और इसमें कौन होते हैं, इसमें 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। और यह कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अपनी क्या करती है, सिफारिश देती है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, AIJS। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसी दिन राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की भर्ती के लिए क्या किया, AIJS की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं, AIJS की स्थापना कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अभी, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर की जाती है। लेकिन जो जिला न्यायाधीश की प्रकृति होती है, उसमें कौन सा, अभी जो आर्टिकल 223 के अंतर्गत आर्टिकल 234 के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगर वहीं बात करें हम, जो निचली न्यायपालिका होती है, उस निचली न्यायपालिका पे हम क्या करते हैं कि जो मतलब स्टेट PCS वगैरह होते हैं, तो वो उनके द्वारा भर्ती की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, PCS के द्वारा इनकी भर्ती की जाती है। इनके स्थान पर अब कौन सी लाने की बात करी जा रही है, AIJS, ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीगल एड, कानूनी सहायता। तो सबसे पहले समझते हैं कि कानूनी सहायता होती क्या है। कानूनी सहायता से तात्पर्य उन गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना है, जो कि वकीलों का या अदालत में अपनी केस जारी रखने के लिए वकील जो होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, उनकी जो पेमेंट होती है, जो फीस होती है, उसको पे करने में अक्षम होते हैं। तो उनको जो उनको वहन नहीं कर सकते हैं, है ना, जो उनको पैसा नहीं दे सकते, तो उनको क्या है, कानूनी सहायता दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत में कानूनी सहायता के लिए कौन कौन सी पहले की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में भारत में कानूनी सहायता को क्या करता है, एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत नालसा मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और सालसा मतलब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और DLSA मतलब जिला लेवल पे इसका गठन किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत क्या किया गया, लोक अदालतों का नियोजन भी किया है, और ये क्या करता है, ये ADR तंत्र का हिस्सा होता है। मतलब जो क्या होता है, वैकल्पिक विवाद निवारण जो होते हैं उनका हिस्सा होता है। अगर हम बात करते हैं NLSA की, तो ये क्या है, ये एक संवैधानिक निकाय है, और इसकी उत्पत्ति विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में कार्यक्रम संवैधानिक निकाय, कौन सा संवैधानिक निकाय स्टेचुरी बॉडी है, क्योंकि इसका गठन जो किया गया है तो इस संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया है। अधिनियम कौन है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है। अगर इसकी संरचना की बात करते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना में भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक के रूप में मतलब पैट्रन इन चीफ के रूप में कौन होते हैं, CBI होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त जो मतलब अभी ये तो सर्विस में है या फिर रिटायर हो चुका है न्यायाधीश, एक कौन होता है, इसकी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में होता है। इसका कार्य क्या है कि जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको क्या करना, फ्री कानूनी सेवा मतलब निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करता है, और विवादों के सौहार्दपूर्ण तरीके से क्या करता है, निपटान करता है, और समाज में क्या बोलते स्थायित्व का विचार देता है। अगर हम बात कर रहे थे कि भारत में कानूनी
भारत में कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधानों की। तो देखते हैं कि भारत में कौन कौन से ऐसे कानून है या कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं या कौन कौन से ऐसे संवैधानिक प्रावधान संविधान में दिए गए हैं जिनके द्वारा भारत में कानूनी एड्स मतलब लीगल एड्स मतलब कानूनी सहायता दी जाती है। तो आर्टिकल 39 क्या है, डीपीएसपी है, जिसका क्या प्रावधान करता है कि राज्य उचित कानून बनाकर या योजनाओं के द्वारा क्या करेगा, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। वही एक फंडामेंटल राइट्स भी है हमारा आर्टिकल 22 क्लोज ए, मतलब डिटेन किए या जेल में बंद प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के वकील के परामर्श करने के लिए विधिक सहायता लेने के लिए कानूनी प्रावधान किया गया है। यह क्या करता है, कानूनी सहायता की बात इसमें करता है। इससे बहुत इम्पोर्टेंट इनको बात भी है क्योंकि हुसैन खातून बना बिहार राज्य 1979 दिया गया। ये भी क्या है कि कानूनी सेवाएं अनुच्छेद 21 के तहत न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का एक क्या है, आवश्यक घटक है। तो ये टॉपिक हो जाता है यहाँ समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जो है नेक्स्ट टॉपिक है मीडिएशन एक्ट मतलब मध्यस्थता अधिनियम 2023। सुर्खियों में क्यों रहा है, इस सुर्खियों में यह रहा कि अभी पारित किया गया था और राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही इसको अधिनियम विधेयक जो पारित किया गया था राष्ट्रपति की सहमति इसको मिल चुकी है और राष्ट्रपति की सहमति के मिलने के बाद ये है जो विधेयक है ये एक अधिनियम के रूप में स्थापित हो गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में एक एडीआर, भारत में मध्यस्थता को क्या करना, एडीआर मतलब वैकल्पिक विवाद समाधान के एक पसंदीदा तरीका को बढ़ावा देना इसका रहा है। एडीआर के बारे में अगर बात करें तो एडीआर उन अलग तरीकों के बारे में बताता है जिनका प्रयोग करके लोग बिना किसी सुनवाई के विवादों का समाधान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विवादों का समाधान कर सकते हैं। भारत में अगर एडीआर को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहलों की बात की गई या कुछ कदमों की बात की गई, कुछ ऐसे कदम भी उठाए गए हैं जिनमें एडीआर को बढ़ावा दिया जाएगा। वो कौन कौन से हैं, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2019 में पारित किया गया और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। अगर हम एडीआर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे 5 प्रकार के एडीआर पाए जाते हैं। कौन से, एक चीज सुलह मतलब सुलह कर दिया जाए, दूसरा क्या कि समझौता वार्ता मतलब नेगोशिएशन, और तीसरा क्या कि मीडिएशन, और चौथा क्या है कि जो सहयोगी कानून मतलब कोलैबोरेटिव लॉज, एंड फिफ्थ क्या कि मध्यस्थता मतलब आर्बिट्रेशंस बना दिए जाते हैं। तो ये देख लेंगे एक बार। अब बात करते हैं जो मध्यस्थता विधेयक 2023 पारित किया गया है उसमें कौन कौन से ऐसे इंपोर्टेंट प्रावधान किए गए हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो उसमें बात करते हैं कि ये जो विधेयक जो अधिनियम है ये सबसे पहले क्या करता है कि मध्यस्थता को परिभाषित करता है। मध्यस्थता को परिभाषित कैसे करता है कि मध्यस्थता क्या होती है कि मध्यस्थता एक प्रक्रिया है जिसमें मध्यस्थता, मुकदमा पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता या सामुदायिक रूप से या सुलह या समान अर्थों की कोई पदावली क्या होगी उसमें शामिल होगी। इसके तहत क्या कि संबंधित पक्ष तीसरे पक्ष की सहायता से अपने विवाद के लिए समाधान तक आसानी से पहुंच सकते हैं, प्रयास करते हैं। और तीसरे व्यक्ति को इसमें क्या किया गया, इसको मध्यस्थ बोला गया। मानो कि आप दो लोगों का विवाद है और आप दो लोग मेरे पास विवाद को लेके आए, मैं एडीआर हूं जो मध्यस्थता एक मीडिएटर हूं, आप मेरे पास लेके आए और मैंने उनको सुलह कर दिया एक अलग तरीके से, तो वो मैं क्या कहलाया, मैं मीडिएटर कहलाया, तो मध्यस्थ कहलाए। तो सबसे पहले क्या करता है, मध्यस्थता को ही परिभाषित करता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो मध्यस्थता विधेयक है क्या वो मध्यस्थता पद को परिभाषित करता है, तो ऑप्शन हो जाता है यस, हाँ परिभाषित करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मध्यस्थता किए जाने की समय सीमा की भी बात करता है। ये क्या बात करता है कि इसे 120 दिन के भीतर क्या कर लिया जाना चाहिए, पूरा कर लिया जाना चाहिए। और इसके अलावा इस समय सीमा को पक्षों की सहमति के लिए 60 दिन तक और बढ़ाया जाना चाहिए, मतलब 120 दिन तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। अगर जो पक्ष सहमत नहीं है तो इसे 60 दिन तक और भी बढ़ाया जा सकता है। और एक पक्ष 2 सत्रों के बाद क्या कर सके, मध्यस्थता है उससे पीछे भी हट सकता है अगर वो सहमत नहीं है।
ठीक है। मध्यस्थता, इसमें क्या बोला गया कि जो एक एमसीआई होगी, भारतीय मध्यस्थता परिषद होगी, उसकी स्थापना की जाएगी। उसकी स्थापना में उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें एक अध्यक्ष होगा और दो क्या होंगे, दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे जो कि मध्यस्थता या एडीआर का अनुभव रखते होंगे, और एक अंशकालीन सदस्य होगा जो विधि का मतलब जो लॉ की जानकारी रखता होगा, और जो व्यय सचिव शामिल होगा इसमें या तो विधि सचिव शामिल होगा या कौन सा शामिल होगा, इसमें व्यय सचिव शामिल होगा, और इसके 3 पदेन सदस्य भी होंगे। तो टोटल मिला के करके 3 4 और 2 5 है 6, मतलब 6 सदस्य ही पैनल ये होगा। अब एक और टॉपिक आता है सामने, कौन सा टॉपिक है, लोक अदालत। लोक अदालतों की बात करते हैं। तो लोक अदालतों की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ये अधिनियम के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हम ऊपर 3-4 टॉपिकों से जो डिस्कस कर रहे हैं, हर टॉपिक में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके तहत क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। जब इसके तहत स्थापना की गई थी तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये कौन सा निकाय है, सांविधिक निकाय है लोक अदालत। और यदि इसका स्तर क्या है, इसका स्तर अलग अलग स्तरों पर इसका गठन किया जाएगा, जैसे कि राष्ट्रीय लोक अदालत, राज्य प्राधिकरण स्तर और उच्च न्यायालय स्तर, जिला न्यायालय स्तर और कौन सा तालुका स्तर पर किया जाएगा। इसके बात करते हैं कि इसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से मामले आते हैं। तो इसके अधिकार क्षेत्र में सिविल मामले आते हैं, जैसे कि वैवाहिक विभेद, मतलब मैरिज जो होती है उनके जो विवाद हो गए हैं, भूमि विवाद है, बंटवारा संपत्ति विवाद रहे हैं, जो श्रम विवाद, मतलब ऐसे विवाद मतलब जिन पर गंभीर प्रकृति के नहीं है, जो कोई क्रिमिनल ऑफेंस टाइप के नहीं है। अगर इसकी शक्तियों की बात करें तो लोक अदालतों को वह सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि सिविल सेवा प्रक्रिया 1908 सिविल सेवा प्रक्रिया बोलो तो मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय को प्राप्त होती है। किसके तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता जो कि 1908 है, उसके तहत जो सिविल कोर्ट्स को मिली हुई है सारी शक्तियां इनके पास होंगी, उन सारी शक्तियों को ये क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। इसके निर्णय क्या होंगे, अंतिम होंगे, और सभी पक्षों पर क्या होंगे, निर्णय कौन से होंगे, ये नोट कर लीजिएगा, निर्णय अंतिम होंगे और सभी पक्षों के लिए क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे, और इनके निर्णय के विरुद्ध किसी भी अदालत में कोई भी अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि ये निर्णय बाध्यकारी है तो अपील कहां से करेंगे आप। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडल जेल अधिनियम। मॉडल जेल अधिनियम क्या है कि मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023। ये क्या करेगा, ये आजादी से पहले के जेल अधिनियम 1894 का स्थान लेगा, मतलब उसको प्रतिस्थापित कर देगा, जो कि हमें औपनिवेशिक काल से जो विरासत में जेल अधिनियम मिला था उसको प्रतिस्थापित करके हमारा खुद का अधिनियम आ जाएगा। उस अधिनियम का नाम क्या, मॉडल मतलब मॉडल जेल अधिनियम 2023। मॉडल जेल अधिनियम की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या क्या किया गया, तो इसमें बताया गया कैदियों पर पैरोल और फरलों पर रिहा करने की सजा में कमी का प्रावधान किया जाएगा। पैरोल क्या होता है कि पैरोल एक किसी कैदी को एक शर्त के द्वारा रिहा किया जाता है, इसमें एक निश्चित समय अवधि के लिए सजा को निलंबित कर दिया जाता है, जबकि लंबी अवधि के कारावास में फरलों पर रिहा किया जाता है कैदी को। इसमें कैदी को क्या है कि फरलों की अवधि को उसकी सजा में कमी के रूप में देखा जाता है। जमानत क्या है कि जमानत का एक आशय की बात करें तो आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई, जमानत उस अवधि के लिए दी जाती है जब मामला कोर्ट में लंबित हो और निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई हो। और इसमें देखें तो इस अधिनियम में मतलब मॉडल जेल अधिनियम में क्या किया गया है, इसमें कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाएगा और जो कैदी हैं जो जेल में बंद हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके कौशल विकास को सुधारा जाएगा। और दूसरा बताया कि जो महिलाओं के लिए और जो ट्रांसजेंडर कैदी हैं उनके लिए जेल में अलग से व्यवस्था की जाएगी। जेल सुधार समिति की बात करें तो अभी तक जेल सुधार समिति 2 समितियां हैं, कौन कौन सी, सर अलेक्जेंडर कार्डियो समिति जो कि 1919 में बनी थी, और क्योंकि मुल्ला समिति कौन से 1980 में बनी थी, कौन सी समिति, मुल्ला समिति 1980 में बनी थी। आइए देखते हैं इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। तो इसके क्या कि जेल से संबंधित संवैधानिक उपधान और जो संवैधानिक प्रावधान क्या रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ कानूनी सहायता क्या रही है।
तो जेल जो है वो किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। तो जेल के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य का है, राज्य सूची का विषय है। और अनुच्छेद 39A में क्या कि अभियुक्तों को निःशुल्क कानूनी सहायता मतलब फ्री लीगल एड्स की बात की गई है, जो कि हमने ऊपर बात कर ली। अगर अदर इंपोर्टेंट न्यूज की बात करते हैं, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की, तो आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 क्या करता है कि इसके तहत संपत्ति, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वह अनुच्छेद 142 के तहत किसी दंपति के तलाक को सीधे मंजूरी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा कि यदि पति पत्नी के बीच में रिश्ता इतना ज्यादा खराब हो गया है कि अब वो सुलह होने की संभावना ही नहीं बची है, तो सुप्रीम कोर्ट हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित अवधि की प्रतीक्षा नहीं करेगा, बल्कि अपनी पावर जो है उसकी आर्टिकल 142 की पावर का यूज करते हुए सीधा डायरेक्ट तलाक का निर्णय दे सकता है। और तलाक का निर्णय दे सकता है क्योंकि आर्टिकल 142 क्या करता है? कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, पूर्ण न्याय की बात करता है। अब बात करते हैं वचन विबद्धता का सिद्धांत। वचन विबद्धता क्या है? ये एक अवधारणा है जो क्या करता है, जो संवैधानिक कानून है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ है, उसके रूप में विकसित की गई थी। यह सिद्धांत क्या करता है? अनिवार्य रूप से जो वचनदाता है को एक आधार पर समझौता से पीछे हटने से रोकता है। क्या करता है? उसको पीछे हटने से रोकता है। इसको कब की गई? अग्निपथ योजना के संबंध में एक सुनवाई की गई, उसको लेकर ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या कि नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस क्या है कि नार्को टेस्ट में क्या कहते हैं? सोडियम पेंटो और थल नामक की दवा को क्या किया जाता है? जो कैदी होता है या जिसका नार्को एनालिसिस किया जाता है उसके शरीर में क्या किया जाता है? उसको इंजेक्ट किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रुथ सीरम भी बोलते हैं। इसको ट्रुथ सीरम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जब नार्को एनालिसिस किया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? सीएलबी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य बात 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि मतलब किसी भी व्यक्ति का नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ टेस्ट उसकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। और यह निर्णय क्या है कि ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यह क्या करता है? उसके आर्टिकल 20 के क्लोज 3 मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की के अधिकार का क्या करता है? उसको उल्लंघन करता है। किसका उल्लंघन करता है? आर्टिकल 20 के क्लोज 3 का और आर्टिकल 21 का क्या करता है? उल्लंघन करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई से अलग होना। किसी भी न्यायाधीश के द्वारा सुनवाई से अलग होने के दो तरीके हैं। या तो क्या करते हैं कि या तो वो स्वतः ही किसी सुनवाई में रहना नहीं चाहता हो जिसमें उसको ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं या जिसके ऊपर पक्षपात के आरोप लग सकते हैं। मान लीजिए कि किसी निर्णय में मैं शामिल हूँ और मेरा कोई रिलेशन में या कोई रिश्तेदार क्या कि कोई जज है, तो वो अपने आप को उससे अलग कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर अगर वो सही निर्णय देगा भी तो कई बार उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा सकती हैं। तो एक तो वो क्या कर ले, स्वतः को अपने आप से उस निर्णय से क्या कर ले, उससे अलग कर ले। या दूसरा क्या कि यार कोई लिख के दे दे कि ये आदमी मुझे सही नहीं लगता तो मैं मेरे केस का निर्णय ये आदमी नहीं करेगा। जो पक्षपाती होने का या उसके व्यक्तिगत हित के महत्व को देने की संबंधित याचिका दर्ज कर देते हैं। जो भारत में न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग करने से कोई संविधानबद्ध नियम नहीं है। तो आपसे पॉइंट ऑफ व्यू में सॉरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ऑप्शन दे देगा कि न्यायाधीशों द्वारा स्वयं की सुनवाई से अलग होने का संबंधित कोई भी संवैधानिक कोई भी संहिताबद्ध नियम नहीं है। तो आपको वही कंसिडर हो जाएगा कि जो संहिताबद्ध नियम है तो वहीं आप क्वेश्चन को गलत कर ले जाएंगे या क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। तो यह फैसला जो है पूरी तरह किस पर डिपेंड करता है? ये फैसला पूरी तरह से न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है कि वो ऐसा कर भी सकता है और ऐसा नहीं भी कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फास्ट ट्रैक स्पेशल
कोर्स योजना। ये कब योजना चालू की गई थी? ये योजना 2019 में चालू की गई थी और ये क्या कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसको अभी चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि इसको 31 मार्च 2026 तक जारी करने की बात की गई है। इसमें क्या है कि इसका जो कार्यान्वयन कर रहा है वो क्या कर रहा है? कानून और न्याय मंत्रालय के तहत कौन सा न्याय विभाग इसका क्या कर रहा है? योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। और इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का जो वित्त पोषण है वो निर्भया फंड के द्वारा किया जा रहा है। और आपको पता होगा कि निर्भया फंड जो है वो देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए स्टेब्लिश मतलब स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कौन सा टॉपिक है हमारा? नारी अदालत। नारी अदालत की अगर हम बात करें तो नारी अदालत मिशन शक्ति के तहत जो संबल योजना चलाई जा रही है उसका एक हिस्सा है। और ये किसके अधीन है? यह है महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। किसके अधीन? कौन कार्य कर रहा है? इस पे कौन संचालित कर रहा है? इसको संचालित कर रहा है महिला और बाल विकास मंत्रालय इसको कर रहा है। मिशन शक्ति का लक्ष्य क्या है कि महिलाओं की रक्षा करना, सुरक्षा करना और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, मतलब इंपावरमेंट को क्या करना? मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना। ऐसा एक छोटा सा पॉइंट कौन सा? न्याय विकास पोर्टल। न्याय विकास पोर्टल के केंद्र कानून और न्याय मंत्रालय ने इस पोर्टल को क्या किया? चालू किया। और यह पोर्टल क्या कि जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास नामक एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। इसका वित्त पोषण की अगर हम बात करें तो क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसका जो हिमालयी क्षेत्र है और जो हिमालयी राज्य हैं और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्य हैं उनमें इसका जो वित्त पोषण है 90 मतलब 19:10 के रेशियो, मतलब 19% कौन करेगा? सेंटर करेगी और 10% कौन करेगा? वो स्टेट करेगा जिस स्टेट में इसको चलाया जा रहा है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में इसको 100% कौन पैसा देगा? कौन फंड देगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अगर हम बात करें अन्य शेष राज्यों की, कौन से शेष राज्य? जो नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के और हिमालयी स्टेट को छोड़ के, जो हिमालयी राज्य है उनको छोड़ के, तो 60-40 के रेशियो में चालू किया जाएगा, मतलब 60 और 40 के अनुपात में इसको चालू किया जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक क्या है कि जस्टिस क्लॉक। ये अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जस्टिस क्लॉक क्या है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बता देना कि इसमें से कौन सा सही है। तो यह क्या कि एक इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है। ये क्या काम करेगा? ये डेटा, न्यायालय से संबंधित डेटा के बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान करके लोगों को क्या करेगा? जागरूक करेगा। एक ऐसा ही क्या कि फास्टर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चालू किया है। ये क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो सुरक्षित रूप से न्यायालय के आदेश हैं उनको तेजी से प्रसारित करने में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुवास को भी चालू किया है। सुवास क्या है? सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर है। ये क्या एक अनुवाद करेगा सॉफ्टवेयर है जो कि अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों को क्षेत्रीय लैंग्वेज, मतलब जो रीजनल लैंग्वेज रहे हैं उनमें ये अनुवाद करेगा। ESR पोर्टल क्या है? ESR में क्या कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को ये क्या करेगा? डिजिटल रूप में शो करेगा। तो तीन पॉइंट हमारे इसमें आगे कौन से? फास्टर, सुवास और ESR। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया। और ये जारी कौन किया? ये जारी करता है टाटा ट्रस्ट ने जारी किया। किसने? टाटा ट्रस्ट जारी करता है। और इसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, दक्ष विधि, सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसी कई जो NGOs हैं उनकी सहयोग से जारी किया गया, मतलब वहां से उनके डेटा को यूज किया गया, डेटा को लिया गया। उनकी सहायता से किसने जारी किया? टाटा ट्रस्ट ने, जो कि NGO की तरह ही काम करता है, उसने जारी किया है। नेक्स्ट पॉइंट की देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्शंस का मतलब चुनाव। और चुनाव आने भी वाले हैं तो हमको चुनाव के बारे में जागरूकता तो होनी ही चाहिए कि हम अपने अधिकारों का सही से क्रियान्वयन कर सके, अपने अधिकारों को अच्छे से एंजॉय कर सके। तो आइए देखते हैं कि कौन से अधिकार हैं हमारे और कौन से अधिकार को हम अभी तक फिलहाल एंजॉय करते रहे हैं और आगे कौन से अधिकार ऐसे थे जो अभी तक हम एंजॉय नहीं किए हैं और उनको हमको एंजॉय करना है। तो बने रहिए। सबसे पहला देखते हैं
चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023 ये कब किया गया, ये पारित किया गया, ये विधेयक प्रस्तुत किया गया और राष्ट्रपति की सहमति इसको दे दी गई। तो ये जब विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति दे दी गई है इसको, तो ये विधेयक अब अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो इसके रूप में इस अधिनियम के जो प्रारूप है या उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो उन पे एक नजर देख लेते हैं। इसमें नजर में देखते हैं कि जो इसकी नियुक्ति है, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन, इसकी नियुक्ति क्या की जाएगी, एक चयन समिति के आधार पर एक चयन समिति बनी जाएगी और उस चयन समिति के आधार पर कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब जब चयन समिति के आधार पर की जाएगी तो क्वेश्चन एक इमर्ज यह भी होता है कि चयन समिति के आधार पर जब की जाएगी तो उस चयन समिति में होगा कौन होगा, तो उस चयन समिति में कौन होगा, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, पीएम होंगे हमारे देश के, प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कौन होगा, एक कैबिनेट मंत्री होगा और कैबिनेट मंत्री के बाद एक विपक्ष का नेता होगा जो कि सबसे बड़े विपक्षी दल का एक नेता होगा, जो कि उस समय जो होगा सदन में सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा उसकी। खोज समिति क्या है, यह समिति जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और जो इलेक्शन कमीशन है के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति के लिए विचार के लिए 5 व्यक्तियों के नाम की सूची तैयार करेगी और चयन समिति को देगी। चयन समिति उन नामों को किसकी अनुशंसा करेगा, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देगा। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, इस समिति की अध्यक्षता कानून और न्याय मंत्री द्वारा की जाएगी। अगर इसकी जो पात्रता की बात करें, मानदंड की बात करें, तो ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष हो या ऐसे पद पर रह चुके हो, और दूसरा कि वह व्यक्ति ईमानदार भी होना चाहिए, क्योंकि भाई जब चुनाव करवाएगा तो ईमानदार तो रहना चाहिए उसको, और उसको चुनाव प्रबंधन या चुनाव संचालन या चुनाव कराने का अच्छा खासा अनुभव रहा, उसी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। अगर वेतन और भत्तों की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के वेतन और भत्ते किसके बराबर होंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन के समान होंगे। अगर इनकी पदावधि की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की जो पदावधि है, जो कार्यकाल रहेगा वो 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ठीक है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तब तक वो अपनी क्या बना रहेगा, अपने पद पर बना रहेगा। सीईसी और जो इलेक्शन कमीशन है उनको एक बार नियुक्त हो जाने के बाद दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है, और यदि इलेक्शन कमीशन को सीईसी के रूप में नियुक्त किया जाता है तब भी 6 साल से ज्यादा नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई इलेक्शन कमीशन था, अभी तक 2 साल उसको इलेक्शन कमीशन बने हुए हो गए और उसको उसी व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया जाता है, तो शेष 4 साल तक के लिए ही चीफ इलेक्शन कमीशन बन सकता है। यह ऐसा नहीं कि वो 2 साल तो इलेक्शन कमीशन रहा है और 6 साल चीफ इलेक्शन कमीशन, ऐसा नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपसे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर इसको पद से हटाना हो या इनको पद खुद त्यागना हो तो क्या करेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन को जो हटाने की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के किसके तरह है, न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया के समान है। और सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के बिना अन्य इलेक्शन कमीशन को क्या कर सकते हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता है। जो सीईसी है या कोई ईसी है, इलेक्शन कमिश्नर है, उसको क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय इस्तीफा दिया जा सकता है, दे सकते हैं इस्तीफा कमिश्नर। अब इसी से संबंधित जो कुछ संवैधानिक और कुछ कानूनी सुरक्षा है वो बात करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है कि एक संवैधानिक प्राधिकरण, मतलब एक क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। आर्टिकल 324 भी क्या करता है कि भारत के राष्ट्रपति, सीईसी और अन्य ईसी इलेक्शन कमिश्नर को क्या करेंगे, नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 324 का क्लोज 2, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है चुनावी प्रक्रिया और सुधार के पहलू। इसमें क्या कि एकल मतदान सूची भारत में क्या प्रकार की 2 प्रकार की मतदाता सूची तैयार की गई। कौन सी की जाती है, एक तो सामान्य मतदान सूची मतलब जनरल इलेक्टोरल रोल्स, और दूसरा के पृथक मतदाता सूची मतलब सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स की बात की जाती है। संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 में
चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए बात करता है। उसके अधिकार के लिए, उनके नियंत्रण के लिए, रेगुलेशन के लिए अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 324 का क्लोज ए। वहीं ऐसे कुछ आर्टिकल हैं, आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 जेड से, और एक अधिनियम भी है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950। अगर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय गलत घोषणा की तो उसकी कानूनी सुरक्षा क्या है कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत क्या करेगा, फार्म संख्या 26 में एक क्या करेगा, शपथ पत्र दाखिल करेगा। और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33A ये क्या करेगा, उम्मीदवारों को ऐसे अपराधों के लिए उनके खिलाफ अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों के बारे में जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है, जिनके लिए मतलब 2 साल या 2 साल से अधिक सजा हो सकती थी, या दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष या अधिक की कैद हो सकती है। ठीक है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु की कुछ संवैधानिक उपधाराओं की बात करें तो लोकसभा के अनुच्छेद 84 में और विधानसभा के अनुच्छेद 173 में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 84 में और विधान परिषद के अनुच्छेद 173 के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। मतलब लोकसभा में और विधानसभा में जो चुनाव लड़ने की आयु है वो 25 साल होनी चाहिए, और जो राज्यसभा है और राज्यसभा के साथ जो है स्टेट्स में विधान परिषद है उसके लिए जो चुनाव लड़ने की आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर, 30 साल होनी चाहिए। अब एक नया टॉपिक, एक साथ चुनाव क्या है कि सरकार ने भूतपूर्व राष्ट्रपति, कौन से राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्य समिति का गठन किया, और यह समिति क्या करेगी, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर एक राष्ट्रीय चुनाव की संभावनाओं की जांच करेगी, और उसके संबंध में क्या करेगी, उनके संबंध में अपनी रिकमेंडेशन भी, अपनी सिफारिशों को भी क्या करेगी, सामने रखेगी। एक साथ चुनाव कराने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 83 क्या कहता है कि संसद के सदनों की अवधि की बात करता है, और आर्टिकल 85 क्या करता है, जो संसद के सत्र हैं और उनके सत्रों के सत्र अवसान कब हो रहे हैं और उन सत्रों का क्या हो रहा है, विघटन कब हो रहा है, तो उसके बारे में बात करता है। वहीं आर्टिकल 172 की बात करते हैं, आर्टिकल 172 क्या करता है, राज्य विधानमंडलों की अवधि की बात करता है, और आर्टिकल 174 क्या करता है, राज्य विधानमंडलों के सत्तावसान और राज्य विधानमंडल के विघटन की बात करता है। आर्टिकल 356 क्या करता है, आर्टिकल 356 का तो राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में कुछ प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अगर हम एक साथ चुनाव के बारे में करते हैं तो एक साथ चुनाव के बारे में बात कर रहे थे, तो एक साथ चुनाव का मतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा, नगर पालिका और पंचायत के चुनाव को एक साथ संपन्न कराना, मतलब एक साथ संपन्न कराना, ऐसा नहीं कि पूरे देश में एक ही दिन चुनाव कराना, बल्कि एक चरणबद्ध तरीके से पूरा चुनाव को सिस्टमेटिक वे में निपटा देना। मान लीजिए कि आपकी विधानसभा में आज चुनाव हो रहे हैं, तो आपकी विधानसभा, लोकसभा, नगर पालिका सारे चुनाव उस दिन हो जाएंगे। आदमी एक बार वोट देने जाएगा और सारे लोगों को वोट डाल देगा, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके लिए कौन बनाएगा, राष्ट्रपति कोविंद को 8 सदस्य समिति का सदस्य के अध्यक्ष बनाया गया, और उसके साथ साथ 8 सदस्य समिति बनाएगी कि आप अपनी सिफारिश दीजिए कि क्या क्या पहलू हैं जो अभी नहीं हो पा रहे। अगर हम बात करते हैं कि क्या भारत में पहले एक साथ चुनाव होते थे, तो भारत में चुनाव की व्यवस्था जो थी वो 1967 तक जारी थी। तो 1967 तक जारी थी, तो ऐसा क्या हुआ कि जो ये लोकसभा और राज्यसभा ये चुनाव आगे पीछे होने लगे, तो 1968 में और 1969 में कुछ विधानसभा और 1970 में की लोकसभा के विघटन के बाद इस व्यवस्था का क्या हो गया, क्रम टूटने लगा। तो कोई विधानसभा कभी विघटित होने लगी और कोई लोकसभा का विघटन कभी होने लगा। ऐसे ऐसे स्टेट्स में और आगे पीछे चीजें होने लगी। इसके बाद से 1983 में निर्वाचन आयोग द्वारा एक साथ चुनाव का विचार प्रस्तावित किया गया कि भाई एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। इससे संबंधित समिति की अगर बात करें तो दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले कि दिनेश गोस्वामी संबंधित किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, एक साथ चुनाव कराने से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि राजनीति का अपराधीकरण।
हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि भारत की लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों का विश्लेषण 2023 शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट जारी की। और ये रिपोर्ट किसने जारी की? ये रिपोर्ट जारी की एडीआर मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने और नेशनल इलेक्शन वॉच ने इसको जारी किया। तो चुनाव का अपराधीकरण है, उसका मतलब है कि जो चुनाव कुछ ऐसे अपराधियों का कि समाज है ना, राजनीति में आ जाए जिनके लिए मर्डर और ऐसी सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जिन पर बहुत सारे केस लगे हैं, उनका अपराधीकरण आ जाना। तो राजनीति में अपराधीकरण के मामले में केरल सबसे टॉप पे है। केरल में ऐसे सांसदों की संख्या सबसे अधिक है जिन पर अपराधी मामले दर्ज हैं, और वहीं बिहार और महाराष्ट्र इसके बाद आते हैं। पहले नंबर पर कौन हो जाता है? केरला हो जाता है, और दूसरे पर बिहार है अपना, और तीसरे पर महाराष्ट्र हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इलेक्टोरल फंडिंग, चुनावी फंडिंग की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले धन के मतलब मिलने वाला फंड है उसके डेटा को मांगा है। कब तक? 31 सितंबर 2023 तक के डेटा की उसने मांग की है कि आप मुझे क्या कर दीजिए, जो आपको फंड मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इंडिया को। तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे क्या किया कि फंड की मांग की, उसके डेटा की मांग की कि आप जो आपको फंड मिला उसका डेटा को हमें प्रोवाइड कराइए। उस डेटा के अकॉर्डिंग ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा कुछ अपना। तो इसके रिलेटेड क्या कि भारतीय स्टेट बैंक है जो अपना एसबीआई है, उसने खुलासा किया कि केवल 25 राजनीतिक दलों ने ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक बैंक खाते खोले हैं। तो चुनावी बॉन्ड्स क्या होते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? चुनावी बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये एक इंटरेस्ट फ्री होते हैं, मतलब इंटरेस्ट रहित। एक क्या होते हैं कि बॉन्ड होते हैं, एक पेपर होता है जिसमें भारत का कोई भी नागरिक इसको जारी कर सकता है। इसको जारी करने का कौन सा बैंक होता है? केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही इनको जारी किया जाता है। और इन्हें 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपए के रेंज में बेचा जाता है। इसको शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2017-18 में शुरुआत की गई थी। और क्या ये अब सवाल आता है कि चुनावी बॉन्ड कभी भी जारी किए जा सकते हैं एसबीआई से? तो नहीं, ये जनवरी में, अप्रैल में और जुलाई में, जनवरी, अप्रैल और जुलाई और अक्टूबर माह के मतलब 4 महीनों में जो पहले 10 दिन होते हैं उनकी अवधि के लिए खरीद लिया जाता है। और जो इसमें जो फंड जो दानदाता दे रहे हैं उनकी गोपनीयता रखी जाती है, उनको क्या किया जाता है? उनकी पहचान आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जाता है, मतलब बताया नहीं जाता। बाकी एसबीआई पूरा उनसे अपना केवाईसी करा देती है। अब एक और टॉपिक आता है न्यूज में, अन्य सुर्खियों में, अन्य अदर इंपोर्टेंट न्यूज में, राष्ट्रीय दल का दर्जा। किस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है, किस पार्टी को राज्य दल का दर्जा दिया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कितने हैं? 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कौन कौन से हैं? जो एक तो बीजेपी है, दूसरा क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, दूसरा क्या बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, और फोर्थ क्या है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई मार्क्सवादी, और पांचवी कौन सी है? एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, और सबसे लास्ट की पार्टी कौन सी है जिसको अभी हाल ही में दिया गया? वो आम आदमी पार्टी आप है। तो अब बात आती है कि किस पार्टी को राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है। तो इसका निर्धारण कैसे किया जाता होगा? तो इसके निर्धारण के लिए क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के वोटों के आधार पर किया जाता है। या तो उस दल ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में क्या कर दिया हो, 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट हासिल किए हो, और उसके अलावा लोकसभा में उस दल के पास कितने हो? कम से कम 4 सदस्य हो, मतलब या तो 6% वोट ले लिए हो और उसके साथ साथ क्या हो, लोकसभा में 4 सदस्य उसके पास हो। दूसरा एक और अगला ग्राउंड क्या है कि या उस दल के पास क्या कि कुल लोकसभा सीटों का 2% उपस्थित होना चाहिए, और इन सीटों के उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से होना चाहिए। एंड थर्ड क्या ग्राउंड है? थर्ड ग्राउंड है कि कम से कम जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने वाली पार्टी है, जो राजनीतिक दल है, वो कम से कम क्या हो, 4 राज्यों में एक स्टेट पार्टी के रूप में स्टेब्लिश होनी चाहिए, मतलब एक राज्य मतलब
एक राज्य दल के रूप में मान्यता होनी चाहिए, कम से कम 4 राज्यों में। तो एक पार्टी जब राज्य दल है ही, तो उसको क्या जरूरत है कि वो राष्ट्रीय दल बने। तो उस राष्ट्रीय दल बनने के लिए उसके कुछ लाभ है। वो कौन कौन से लाभ है उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो इसके अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है तो इसके आरक्षित चुनाव चिन्ह को अन्य तौर पर आवंटित नहीं किया जाता। कि अगर जैसे कि कांग्रेस है, राष्ट्रीय दल, अगर उसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है तो उसका ये चुनाव चिन्ह किसी और को दिया ही नहीं जा सकता है। तो इस तरह से उस पर क्या हो जाता है, उसका एक तरह से मोनोपोली हो जाती है उस चीज पे कि वो उसकी रहेगी। और सेकंड प्रॉफिट क्या है इसका, मतलब सेकंड लाभ क्या है, तो कि जब इसके उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और उसके लिए जो आवेदन करेगा प्रस्ताव के लिए, केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी, जो कि समर्थन के रूप में उम्मीदवार के लिए प्रस्ताव के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ताकि वे क्या कर सके, नामांकन दाखिल कर सके। और नेक्स्ट प्रॉफिट क्या होता है, जो नेक्स्ट लाभ क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है इसका, जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है कि जो राष्ट्रीय दल है वो क्या करता है, अपने अधिकतम 40 मैक्सिमम 40 स्टार प्रचारक नामांकित कर सकता है, 40 स्टार प्रचारक नामांकित कर सकता है। और जो अन्य दल हैं वो कितने कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। तो एक यही हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रीबीज। फ्रीबीज की बात करते हैं कि मतदाताओं को लुभाने के लिए और फ्रीबीज को मुफ्त शराब जैसी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर है और जो सीमा शुल्क बोर्ड है CBIC है, उसने क्या जारी किया है, एक SOP जारी की है। तो इस SOP का उद्देश्य क्या है, जो विधानसभा में और जो आम चुनाव हो रहे हैं और जो उनके दौरान संदिग्ध जो नकदी पकड़ी जा रही है, अवैध शराब पकड़ी जा रही है, नशीले पदार्थ या मुफ्त उपहार दिए जा रहे हैं, उनके इस्तेमाल को क्या करना, उसके इस्तेमाल को काउंटर करना, रोक देना उन चीजों को, ताकि क्या हो जाए, जो फ्रीबीज की एक पद्धति चल रही है वो कम हो जाए। और जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको लुभाने के लिए जो ये नए नए कार्यक्रम चला रहे हैं, नए नए पैसे फेंक रहे हैं, इन चीजों को क्या कर दिया जाए, कहीं ना कहीं कम कर दिया जाए, जिससे क्या हो सके, एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव किया जा सके, चुनाव संपन्न कराया जा सके। चुनावी खर्चों की बात करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चुनावी खर्चों के लिए। तो चुनावी खर्चों के लिए कौन जारी करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। तो भारतीय लोक प्रतिनिधि अधिनियम RPA 1951 की धारा 77A के तहत क्या कि उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि नामांकन की तारीख से लेकर और चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक क्या करे, अपने जो उसने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर है, उसका क्या करे, उसका ब्यौरा लिखे, उसका हिसाब रखे। और चुनाव खर्च के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक खर्च करना क्या है, RPA मतलब लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत क्या माना जाएगा, ये भ्रष्टाचार माना जाता है। अगर इसी ग्राउंड को लेके चलते रहे तो लगभग सारे लोग ही भ्रष्ट दिखाए जाएंगे। हालांकि संविधान में कहते हैं ना कि संविधान में बहुत होल है, तो मैं तो कहता हूँ संविधान में बहुत होल ही नहीं है, बल्कि छोड़ो, रहने देते हैं। अब आगे की बात करते हैं, चुनावी साक्षरता की बात करते हैं, इलेक्टोरल लिटरेसी। जो ECI है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया, शिक्षा मंत्रालय के साथ एक अभी समझौता ज्ञापन पे मतलब हस्ताक्षर किए हैं, समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। उसमें बताया गया कि जो सभी स्कूलों में क्लास 6 से लेकर और 12 तक के लिए मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल किया जाए। चुनावी साक्षरता में शामिल क्या होगा, इसमें क्या शामिल होगा, इसमें शामिल होगा कि सरकार के बारे में जानकारी दी जाएगी और देश द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और क्या कि लोकतंत्र के महत्व की इसमें जानकारी भी दी जाएगी और उसके साथ साथ के महिला और पुरुषों के समान अधिकारों के बीच के बारे में जानकारी दी जाएगी। मतलब ये कहें कि लोगों को, मतलब बच्चों को जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है, उनको क्या किया जाएगा, उनको सशक्त किया जाएगा, उनको जागरूकता की जाएगी, उनको जागरूक किया जाएगा। किसके बारे में, जो हमारी चुनावी साक्षरता है, चुनावी प्रक्रिया है, या देश में जो संकट चल रहे हैं उनके बारे में उनको क्या किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा।
अब बात करते हैं इनकोर की। इनकोर क्या है? इनकोर क्या है कि एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई है, उसने इनकोर जारी किया है। इनकोर के जारी करने के मतलब इनकोर के माध्यम से क्या है कि उम्मीदवारों को और चुनावों से संबंधित संपूर्ण प्रबंधन के लिए एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। ये क्या है कि ये एंड टू एंड एप्लीकेशन है और यह क्या करेगा, रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा डाले गए वोटों को डिजिटल रूप देने, राउंडवार डेटा को सारणीकरण करने और फिर मत गणना के लिए अलग अलग वैधानिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, सक्षम बनाता है। इनकोर स्क्रूटनी क्या है? इनकोर स्क्रूटनी क्या है कि ये भी एक एप्लीकेशन है ईसीआई का। ये क्या करेगा, रिटर्निंग ऑफिसरों को उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन की जांच करने में क्या बनाएगा, एक तरह से सक्षम बनाएगा और कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया जो है उसको दक्ष बनाने में ये बहुत ही अच्छा कदम साबित होने वाला। वीवीपैट की हम बात करते हैं, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, ये खूब चर्चा में रहता कि यार इस बार हम ईवीएम हैक हो गई है या ईवीएम से वोटिंग नहीं देंगे, तो उसके रिलेटेड तो वीवीपैट क्या करता है, मतदाताओं को 7 सेकंड के लिए एक प्रिंट स्लिप देखने की सुविधा देता है और इस स्लिप में क्या है कि चुने गए उम्मीदवार का क्रमांक भी दिखाएगा, नाम भी दिखाएगा और प्रतीक दिखाएगा कि आपने किसको वोट दिया और कहाँ वोट दी है। ठीक है, अब चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेचर क्या है, बिल्स जो रहे हैं, जो अधिनियम रहे हैं या जो इम्पोर्टेंट विधेयक रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला विधेयक कौन सा, नारी वंदन संविधान संशोधन। कौन सा? नारी वंदन अधिनियम। जो संविधान संशोधन कौन सा, 106वां संविधान संशोधन है। ये क्या करता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण की मतलब 33% कितना 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के तहत कुछ अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। अनुच्छेद कौन से में, 239A में संशोधन किया गया और इसमें महिला दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया और संविधान में कुछ आर्टिकल्स भी जोड़े गए। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, 330A और 332A। जो 330A लोकसभा और राज्य विधानसभा, 330A किसके, लोकसभा के लिए और 332 किसके लिए, राज्य विधानसभाओं में महिला सीटों के लिए कितना 33% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। तो हमको आर्टिकल्स याद रहना चाहिए और कौन सा संशोधन है ये याद रहना चाहिए। तो ये समाप्त हो जाता है। दूसरा क्या कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 की बात करते हैं। सुर्खियों में क्या हो रहा है, क्योंकि भाई इसको मंजूरी दे दी गई, इस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम बन गया है, तो सिंपल सी चीज है। दूसरा क्या है कि यह अधिनियम क्या करेगा, जो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 2002 उसमें संशोधन करेगा और इस अधिनियम को अगर एक नजर में देखें तो इस अधिनियम में क्या है कि राज्य निर्वाचन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें कौन होगा, इसमें एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, उसके साथ साथ क्या कि एक अधिकतम 3 सदस्य इसमें दिए गए होंगे, मतलब 5 सदस्य ही ये क्या होगा, 5 सदस्यीय पैनल होगा, उसमें गठित किया जाएगा। केंद्र सरकार चयन समिति के सुझाव के आधार पर इन सदस्यों की नियुक्ति करेगा, इसकी चयन समिति के आधार पर किया जाएगा। इसके निर्देशक मंडल में कौन होगा, इसके निर्देशक मंडल के तहत अधिकतम कितने सदस्य होंगे, 21 सदस्य होंगे और उसमें से कौन होंगे 21 में क्या होंगे, एक तो या SC ST से रिलेटेड होगा सदस्य और कौन होंगे 2 महिला सदस्य इसमें रहेंगे। अगर सहकारी समितियों की बात करते हैं तो सहकारी समिति जो है वो राज्य सूची का 7वें अनुसूची के अंतर्गत दिए गए राज्य सूची का क्या है, विषय है। 7वें अनुसूची में दी गई राज्य सूची का क्या है, विषय रहा है और संविधान के अनुच्छेद जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अनुच्छेद 91A के क्लॉज सी में क्या है, 91A के क्लॉज सी में क्या है कि सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। सहकारी समितियों को क्या बना दिया गया, गठन का एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। अनुच्छेदों की बात करते हैं तो 43B की भी बात करते हैं, जो DPSP है और जो भाग 9B है इसमें अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक संविधान सहकारी समितियों की बात की गई है।
अगर हम बात करते हैं कि सहकारी समितियों की संख्या कहाँ कितनी है, तो सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट आता है? महाराष्ट्र आता है। सबसे टॉप पे महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में 663 663 समिति सहकारी समितियां भी हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश कौन सा? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? दूसरा। पहला किसका? महाराष्ट्र का। तो दूसरे स्थान पे 168 अभी प्रेजेंट में कितनी है? 168 सहकारी समितियां हैं उत्तर प्रदेश में। तो अभी नया टॉपिक आता है सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023, इसको मंजूरी दे दी गई है। तो सिनेमेटोग्राफ पहले बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी की बात करते हैं। सीबीएफसी के बारे में ये क्या है? ये एक सार्वजनिक निकाय है, क्योंकि इसकी स्थापना सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत की गई थी। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और जो ये सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाया गया है, ये सिनेमेटोग्राफ अधिनियम जो 1952 का है, उसमें क्या करेगा? उसमें संशोधन करेगा। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में देख लेते हैं कि इसमें इस अधिनियम जो अमेंडमेंट किया गया है, इसमें कौन कौन से वो पहलू रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जो भारतीय फिल्म हम जो मूवीज वगैरह देखते हैं, तो उसके फ्रंट पेज होता है जो प्रमाणन दिखाता है। उसमें हम कुछ श्रेणियां देखते हैं कि यू श्रेणी देखते हैं, यूए देखते हैं, ए देखते हैं, एफ देखते हैं, 4 श्रेणियों को देखते हैं। तो यूए का मतलब है कि वो तो इस श्रेणी की फिल्म को बिना किसी प्रतिबंध के सभी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं, मतलब एक चीज यूनिवर्सल है। यूए की बात अगर करते हैं तो इस श्रेणी की फिल्मों को 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने अभिभावक के मार्गदर्शन में ही देख सकते हैं। अगर किसी फिल्म में ए लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, जो स्टार्ट होती है, जो प्रमाणन बोर्ड द्वारा उसको सर्टिफिकेट दिया रहता है, अगर उस पर ए लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि इसको ये एक अडल्ट फिल्म है और इसको केवल वयस्क मतलब जो 18 प्लस हो चुके हैं वही देख सकते हैं। और जो एस लिखा हुआ है इस फिल्म में सर्टिफिकेट, जिस फिल्म के सर्टिफिकेट पे, तो उसमें क्या है कि इस श्रेणी की फिल्म को कुछ विशेष वर्ग के लोग ही देख सकते हैं, मतलब स्पेशल उस पर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो यूए श्रेणी है ना, यूए श्रेणी है, इसी को 3 भागों में और डिवाइड कर दिया इस अधिनियम के द्वारा जो संशोधन किया गया। उसमें कौन सा कर दिया कि यूए प्लस, यूए 7 प्लस, यूए 13 प्लस और यूए 16 प्लस कर दिया गया। और दूसरा क्या कि जो पहले जो सिनेमेटोग्राफ अधिनियम था, उसका जो प्रमाण होता था वो 10 साल के लिए होता था, लेकिन अब ये क्या कर दिया गया, इसके विपरीत किया गया, हमेशा के लिए वैध कर दिया गया। ये एक इसके बहुत अच्छा कदम है। और दूसरा क्या कि फिल्म की पायरेसी जो हो जाती है, फिल्म की पायरेसी को दंडनीय अपराध बनाता है। और कौन से अधिनियम के द्वारा? कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत क्या करता है? दंडनीय अपराध बनाता है। अगर इस पे जुर्माने की बात करें, अर्थदंड की बात अगर हम करें, तो पायरेसी को क्या करता है? यह एक आपराधिक दंड के रूप में व्याख्यात करता है और उसके लिए दंड का प्रावधान भी करता है। उसमें 3 साल की कारावास या तो आपको 3 साल की जेल कर दी जाएगी, और या फिर फिल्म के उत्पादन का लागत जो उसका 5% जुर्माना, मतलब आर्थिक दंड के रूप में जो फिल्म बनी है उसका 5% ले सकती है, और या 3 साल की सजा सुना सकती है, या दोनों। 3 साल की सजा भी, उसके साथ साथ जो फिल्म बनी है उसका 5%, जो उसके फिल्म बनने में लागत लगी है उसका 5% लिया जाता है। तो ये टॉपिक हो जाता है हमारा समाप्त। और अगला टॉपिक है ओटीटी रेगुलेशन इन इंडिया। आप सबने वेब सीरीज बहुत देखी होंगी, तो ओटीटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओटीटी क्या है? ओटीटी एक ऐसी सुविधा है जो सीधे दर्शकों को इंटरनेट के माध्यम से फिल्म, टीवी कार्यक्रम और अन्य मीडिया कंटेंट तक पहुंच प्रदान करती है। इसके लिए किसी केबल की या सैटेलाइट का उपयोग नहीं किया जाता, किसी केबल का या किसी सैटेलाइट का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि ये आपके मोबाइल पे इंटरनेट वगैरह के या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा डायरेक्ट आपके मोबाइल पे या आपके जो इंटरनेट के द्वारा किसी माध्यम पे डायरेक्ट प्रसारित की जाती है। इनको ओटीटी ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कहते हैं। अब बात कर लेते हैं डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांश काउंसिल DPCGC की बात करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो 2021 में
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। और इसका मंत्रालय कौन है, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो इसका मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको पंजीकृत किया गया। कौन सा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको प्रसारित किया जाता है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में देखें तो ओटीटी को नियंत्रण करने के लिए भारत में वर्तमान में कौन से तंत्र रहे हैं, तो भारत में जो अभी कानून रहे हैं वो कौन सा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 रहा है, और भारतीय दंड संहिता IPC जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 1860 में बनाया गया था। और कौन से हैं, और है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, मतलब इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो आपको ये भी याद रखना, ठीक है। इसमें एक नया टर्म सामने लाया गया, तो कौन सा टर्म लाया गया, पेरेंटल लॉक की बात की। पेरेंटल लॉक क्या है कि भाई प्लेटफॉर्म को UA जो 13+ है या उससे उच्च श्रेणी के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए पेरेंटल लॉक लागू करना आवश्यक होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसको क्या, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक को मंजूरी दे दी गई है, अब ये एक्ट बन गया है। ये सब सीधी सीधी चीजें हैं। और यह अधिनियम क्या करता है, ये अधिनियम डेटा प्रोसेसिंग के लिए डेटा फिड्यूसरी पर कुछ उत्तरदायित्व निर्धारण करता है। किसके, डेटा फिड्यूसरी के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो डेटा फिड्यूसरी है उस पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। और ये डेटा प्रिंसिपल या डेटा का जो स्वामी है के अधिकार और कर्तव्य का भी निर्धारण करता है। और उसके साथ साथ क्या है, अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघन के लिए क्या है कि वित्तीय दंड का भी प्रावधान करता है। अगर बात करते हैं कि ये किस पे लागू होगा, किस पे एप्लीकेबल होगा, तो ये अधिनियम जो है भारत में डिजिटल व्यक्ति डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होगा, जहां कोई डाटा डिजिटल मतलब क्या कि ऑनलाइन फॉर्म में लिया गया है, या दूसरा कि या कोई डाटा ऑफलाइन फॉर्म में लिया गया था और उसको बाद में ऑनलाइन फॉर्म में मतलब डिजिटल रूप में किया गया है। मतलब कि आपका आधार कार्ड लिया या तो आपको आधार कार्ड व्हाट्सएप पे जरा डायरेक्ट ले लिया या ऑनलाइन ले लिया, या क्या कर लिया, आपके फोटोकॉपी ली आधार कार्ड की और उसको स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कर दिया, ठीक है। तो इसके तहत क्या कि इसके प्रावधान भारत के बाहर डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कहाँ की देश के बाहर, भारत के बाहर भी ये लागू होगा। अब बात करते हैं कंसर्न की, सहमति की। तो सहमति क्या है, जो डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद ही किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डेटा को स्टोर या प्रोसेस किया जाएगा, और वह भी केवल वैध उद्देश्य के लिए। उसका उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वैध उद्देश्य होना चाहिए। हालांकि जो डेटा प्रिंसिपल है वह किसी भी समय क्या कर सकता है, अपनी सहमति को वापस कर सकता है, और किसी विकलांग के रूप में या किसी बालक की स्थिति के रूप में उसके माता पिता या उसके अभिभावक की कंसर्न क्या है, आवश्यक है, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया जाएगा, एक DPPI मतलब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा, ये क्या काम करेगा, ये नियमों के अनुपालन की निगरानी करेगा, केंद्र सरकार द्वारा गठन किया जाएगा इसका। और इसके उल्लंघन के अगर कोई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके उल्लंघन की स्थिति में उस पर जुर्माना मतलब पेनल्टीज भी लगाई जाएगी, यदि अधिनियम के अपराधों को जुर्माने का प्रावधान करता है। और बच्चों से संबंधित अगर दायित्व को पूरा न करने पे कितने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएगा, और डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए जो सुरक्षात्मक उपाय न करने पर कितना 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएगा। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि बच्चों से संबंधित दायित्व को पूरा करने में 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएगा, मतलब आप ऊपर नीचे कर देगा इनको, और पूछ लेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट दे देगा कि पहला सही है, दूसरा सही है, या पहला दूसरा दोनों सही है, या नन ऑफ दिस, ना तो एक है और न ही दो सही है। और नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिजिटल सर्विस एक्ट।
डिजिटल सर्विस एक्ट क्या है कि जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन ने पुष्टि की है कि जो यूरोपीय संघ है, जो डिजिटल सेवा डिजिटल सर्विसेज एक्ट है के तहत ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन कुल 19 प्लेटफॉर्मों पर कहाँ किया जाएगा, टोटल 19 प्लेटफॉर्म्स पर लागू किया जाएगा। डीएसए के बारे में अगर बात करते हैं तो विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला एक रेगुलेशन टूल बॉक्स है, वियतनाम टूल बॉक्स रेगुलेटरी टूल बॉक्स है, जो क्या करता है, जो ऑनलाइन मध्यवर्तियों हेतु विनामिकीय कार्य प्रणाली के लिए मानदंडों का क्या करता है, निर्धारण करता है। मानदंडों का क्या करता है, मानदंडों का निर्धारण करता है। उसके साथ अब देखते हैं कि जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी नियम है 2021 और जो यूरोपीय संघ का मतलब यूरोपीय यूनियन का जो डीएसए है उसके बीच में क्या अंतर है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो भारत में जो संचालित सोशल मीडिया मध्यवर्तियों, डिजिटल समाचार प्रशासकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आईटी जो है अधिनियम क्या होता है, नियम 2021 क्या होता है, लागू होता है, भले ही उनका उद्गम देश मतलब कहीं से भी आए हो, उनका उद्गम देश कुछ भी रहा हो। दूसरा क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन का डीएसए है, डीएसए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यापक श्रेणी पर लागू होता है। इसमें क्या है कि यूरोपीय संघ में संचालित सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा भी शामिल है, भले ही इसका उद्गम देश कोई भी रहा हो। तो ये क्या कि ये इसका डीएसए जो है ये व्यापक क्षेत्र पे लागू किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट। अभी हमको पता है कि भारत में 3 कानूनों का नाम बदलकर जो पुराने कानून जो औपनिवेशिक भारत की काल के जो औपनिवेशिक शासन से हमको विरासत में मिले थे उनका नाम चेंज कर दिया गया है और उनमें कुछ संशोधन भी किया गया है। तो आइए देखते हैं एक करके उन संशोधनों में कौन सा संशोधन किस नाम से किया गया है। तो सबसे पहला संशोधन की बात करते हैं, सबसे पहला संशोधन कौन सा, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता क्या कि जो भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। हमें पता है कि आईपीसी है वो देश में क्रिमिनल ऑफेंस के लिए क्या है, एक प्रमुख कानून रहा है। अगर आईपीसी की पृष्ठभूमि की बात करें तो आईपीसी की पृष्ठभूमि से पहले भारत में जो दंडिक कानून थे उसमें चार्टर अधिनियम वगैरह थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विनियमन थे, हिंदू विधि थी, मुस्लिम लॉ थे, शरीयत थे, ये सब लॉ इसमें चालू थे। लेकिन जब आईपीसी जो आता है तो थॉमस बेबिंगटन की अध्यक्षता में प्रथम जो लॉ कमीशन का गठन किया गया और 1837 में आईपीसी के लिए एक मसौदा तैयार किया गया और 1857 के जब रिवोल्ट हुआ, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद क्या हुआ 1860 में आईपीसी को क्या कर दिया गया, कानूनी मान्यता दी गई। तो 1860 में आईपीसी क्या हो जाता है, कानूनी मान्यता प्राप्त कानून बन जाता है। अब बात करते हैं इसका नया नाम क्या करते हैं, कुछ संशोधन के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इसकी कुछ प्रावधानों की बात कर रहे थे। तो सबसे छोटे छोटे अपराधों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, कि छोटे छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा करने का प्रावधान किया गया कि आपने को अगर छोटा सा अपराध किया तो आपको कुछ सामुदायिक सेवा में लगा दिया जाएगा कि आपको 2 दिन यहाँ सफाई करनी है या 2 दिन यहाँ ये काम करना है, सामुदायिक मतलब समाज के हित में काम करना है। और इस संहिता में यह उपबंध किया गया कि यदि 16 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग से सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो ऐसे घटना के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया गया। इसमें साथ क्या कि जो छल कपट या द्वेष या झूठे वादे करके किसी महिला के साथ आपने यौन संबंध भी बनाए हैं तो उसको भी क्या माना गया, उसको अपराध माना गया। इसमें क्या जो सेडिशन है, राजद्रोह है, जो आईपीसी की धारा 124 ए थी जो बहुत न्यूज में रहती थी, उसको हटा दिया गया है और उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए दंड का प्रावधान करता है। दूसरा संगठित अपराध को भी पहली बार परिभाषित किया है इस अधिनियम के द्वारा, संगठित अपराध को भी क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरा क्या है कि दूसरा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा।
अगर सीआरपीसी की उत्पत्ति देखें तो सबसे पहले ब्रिटिश शासन के अधीन 1861 में इसको अधिनियमित किया गया था, और उसके बाद इसको कई बार क्रमिक रूप से संशोधित करते हुए किया गया। और दंड प्रक्रिया संहिता जो फाइनली रूप में आई थी वो 1973 में जो आ गई थी, जो भारत के विधि आयोग ने 41वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी। तो ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं जो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 लाई गई है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसमें क्या कि विचार आ रहा है, इसके तहत क्या कि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को अपराध के लिए निर्धारित कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में लिया गया तो उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा क्या बताया कि इसमें यदि कोई अपराधी व्यक्ति या जांच की सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता चुका है तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। यह प्रावधान क्या है कि यह प्रावधान सिर्फ मृत्युदंड और आजीवन कारावास वाले सजा वाले अपराधियों पर ही लागू होगा, और ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होगा जिनके खिलाफ एक से अधिक अपराधों की कार्रवाई लंबित है। और इसमें एक और टॉपिक जोड़ा, एक और बहुत अच्छा पॉइंट जोड़ा गया, जो फोरेंसिक जांच है, जो फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाया गया, जिनके लिए कम से कम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। वैसे दंड जिनमें 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, तो उनके लिए फोरेंसिक जांच की अनिवार्यता बना दी गई, कंपलसरी आप उसमें क्या करेंगे, फोरेंसिक जांच करा दी। जो शाहरुख के हैं सीआईडी वाले, उनसे फोरेंसिक जांच करा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है वो हिंदी इंग्लिश में ही किया गया है। मतलब कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कोई भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही लिखा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो क्या करेगा, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक जो ये अधिनियम है 2023 वाला, ये क्या काम करेगा, साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को प्रदान करता है, स्वीकार्यता का प्रदान करता है, और ज्वाइंट ट्रायल की भी ये बात करता है। ज्वाइंट ट्रायल का मतलब क्या होता है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय अपराधों को मुख्य सीमा में मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता आईपीसी या विशेष और स्थानीय कानून एसएलएल मतलब स्पेशल एंड लोकल लॉज के अंतर्गत आने वाले अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब जो विशेष कानून होते हैं, स्पेशल लॉ क्या होते हैं एंड लोकल लॉ क्या होते हैं। जो स्पेशल लॉ होते हैं वह एक ऐसा कानून होता है जो किसी विशेष मुद्दे से निपटने के लिए किसी विशेष विषयों पर ही लागू किया जाता है, जैसे कि यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब बात करते हैं लोकल लॉज की कि भाई लोकल लॉज क्या होते हैं। तो जो लोकल लॉज होते हैं वह कानून होता है जो भारत के किसी एक विशेष भूभाग पर लगाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लें तो यूपी का कोई कानून है जो कि यूपी के क्षेत्र के अंतर्गत लगाया जा रहा है। ऐसे कोई महाराष्ट्र का कानून है जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत लगाया जा रहा है। यूपी का कानून यूपी कोला है, तो वो यूपी कोला कहाँ लगाया जाता है, वो यूपी के अंतर्गत ही लगाया जाएगा क्योंकि यूपी विधानसभा के द्वारा वो कानून बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद एक नया टॉपिक हमारे सामने आता है जन्म और मृत्यु पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023। सुर्खियों में क्यों रहा है, सुर्खियों में ये हो रहा है क्योंकि ये पारित हो गया संशोधन, ये पारित हो गया तो ये जो प्रस्तुत किया गया था राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अधिनियम बन गया है। अधिनियम की सुर्खियों में रहने का कारण यही है लगभग। और यह जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को क्या कर देगा, संशोधित करेगा। और अब बात करते हैं जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो है वो कहाँ आता है, वो साथ में सूची में दी गई कॉम्परेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और वर्ष 1969 के अधिनियम में अभी तक संशोधन नहीं किया गया, तो अभी तक इसमें संशोधन ही नहीं किया गया था। तो ये एक पुरानी चीजों को ही लेकर हम इसको चल रहे थे। अगर जन्म और मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 को मुख्य नजर में देखें तो ये बताता है कि अधिनियम कहता है कि जो भारत का रजिस्टर्ड जनरल होगा,
जो भारत का रजिस्ट्रार जनरल होगा वो क्या करेगा, जो पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक क्या करेगा, एक नेशनल डेटाबेस तैयार करेगा। और ऐसा ही डेटाबेस राज्य स्तर पर भी कौन करेगा, जो मुख्य रजिस्ट्रार होगा वो डेटाबेस राज्य स्तर पर तैयार करेगा। ठीक है, जो भारत का रजिस्ट्रार जनरल होगा वो देश के लेवल पर करेगा, और जो राज्य का मुख्य रजिस्ट्रार होगा वो क्या करेगा, राज्य स्तर पर डेटाबेस तैयार करेगा जन्म और मृत्यु का। उसके साथ साथ यह बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रमाण पत्र आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो उसके साथ साथ कि जो आधार कार्ड से लिंक भी किया जाएगा, आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। और इसकी अपील प्रक्रिया की बात करते हैं तो अपील प्रक्रिया में देखिए तो रजिस्ट्रार और या जिला रजिस्ट्रार द्वारा की गई किसी कार्यवाही या आदेश से असहमत कोई भी व्यक्ति 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार के पास क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। कितने दिन के बीच में, 30 दिन के बीच में, 30 दिन के अंतर्गत कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ पीरियोडिकल्स पीआरपी एक्ट 2023। पीआरपी एक्ट क्या है, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण पीआरबी अधिनियम 1867 की क्या करेगा कि ये जगह लेगा, मतलब इसको प्रतिस्थापित कर देगा। तो इन दोनों के पीआरपी और पीआरबी, मतलब पीआरबी का जो अधिनियम है 1867 और जो पीआरबी का अधिनियम था 2023, इनके मुख्य प्रावधानों की अगर अंतर की हम बात करें तो इसमें अंतर देखिए, जो पत्रिकाओं का पंजीकरण, मतलब इसमें बताएगी जो किताबें हैं या वैज्ञानिक और अकादमिक जर्नल्स हैं वो इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, और ये किताबें इस अधिनियम के दायरे से बाहर रहेंगे। विदेशी पत्रिकाएं की किसी भी विदेशी पत्रिकाएं की प्रतिकृति जो मतलब भारत में केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही बनाई जा सकती है। अगर कोई विदेशी पत्रिका है तो उसकी जो प्रतिकृति है वो सिर्फ भारत के भारत सरकार की जो केंद्र सरकार है, मतलब भारत सरकार है, उसकी पूर्व स्वीकृति के बाद ही बनाई जा सकती है। अगर इसका उल्लंघन किया जाता है, इस अधिनियम के जो प्रावधान है, तो उसमें दंड और जुर्माना की भी बात की गई है। इसमें क्या है कि इस अधिनियम में पुराने अधिनियम के तहत आने वाले सभी उल्लंघनों में से ज्यादातर को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि यह औपनिवेशिक विरासत की झलक को हमको दिखलाता है। औपनिवेशिक जो भारत था, जो अंग्रेजों के बनाए गए कानून थे, उनकी झलक को दिखाता है। दूसरा क्या, पंजीकरण और प्रमाण पत्र निलंबित करने के लिए जो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द करने का अधिकार देता है। यदि साथ ही जिस किसी व्यक्ति को किसी आतंकवादी कृत्य या गैर कानूनी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया हो, या जिसने देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई काम किया हो और उसे पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसकी ये ग्राउंड है, इसके आधार पर उसको प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अब एक नया टॉपिक आता है, नया एक्ट आता है। नया एक्ट कौन सा, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। जो राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है 2023 को क्या कर दिया गया, मंजूरी कर देने के बाद यह विधेयक क्या बन गया, एक्ट के रूप में एस्टेब्लिश हो गया है। और यह विधेयक अब क्या बन चुका, अधिनियम बन चुका है। और इस विधेयक को 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए पेश किया गया। तो ये भी बहुत पुराना है। इस अधिनियम, यह जो अधिनियम है 2023 वाला टेलीकम्युनिकेशन अधिनियम, ये किस चीज के स्थान लेगा, ये भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और तार यंत्र संबंधी तार अधिनियम 1950 का स्थान लेगा। इस अधिनियम के माध्यम से जो दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मतलब TRAI अधिनियम 1997 में भी क्या किया जाएगा, 1997 में भी संशोधन किया जाएगा। इस दूरसंचार अधिनियम 2023 में कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कि इसमें मुख्य प्रावधानों में क्या है कि स्पेक्ट्रम का आवंटन क्या होगा, नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, और कुछ निर्धारित उपयोगों के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। निर्धारित उद्देश्यों में शामिल कौन से हैं कि भाई जो राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की रक्षा के लिए हित में हो, दूसरा क्या कि आपदा प्रबंधन के लिए हो, तीसरा क्या कि मौसम संबंधी पूर्वानुमान रहे हो, या क्या कि परिवहन के लिए हो, और जो सैटेलाइट सेवाएं हैं, जो उपग्रह सेवाएं हैं, उनके लिए
बात की गई। ये क्या करेगा, ये अधिनियम TRAI तराई की नियुक्ति की भी बात करेगा। ये तराई की नियुक्ति की क्या करेगा, इसमें क्या कि अध्यक्ष के रूप में जो सेवा करने वाले कम से कम 30 वर्ष का अनुभव रहा हो वो क्या अध्यक्ष के रूप में नामित हो सकता है, और जो सदस्य है वो कम से कम 25 वर्ष का पेशेवर अनुभव रहा हो जो सेवा रूप में जो सेवा क्षेत्र सेवा करने के लिए। और न्याय निर्णय की प्रक्रिया क्या है कि एक न्याय निर्णय की प्रक्रिया के लिए एक न्याय निर्णय अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, और उस न्याय निर्णय अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह अगले 30 दिनों के भीतर उसकी अपील समिति के समक्ष जा सकती है, अगर आदेश के खिलाफ जा सकता है अपील वाला। ठीक है। ओटीटी का अगर विनियम की बात करें तो ओटीटीज का विनियम इस अधिनियम के तहत ओटीटीज का विनियम नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इसका ओटीटी इसके अंतर्गत नहीं आएगा, टेली कम्युनिकेशन एक्ट के अंतर्गत, जो कि 2023 में पारित किया गया था। और अन्य प्रावधान क्या है कि डिजिटल भारत निधि, हमारे इस निधि के तहत क्या कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, डिजिटल भारत निधि कर दिया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंटरनेट शटडाउन की बात करते हैं। तो इंटरनेट शटडाउन क्या है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी, ये जारी की गई इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और किसके ह्यूमन राइट वॉच के द्वारा इंटरनेट शटडाउन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें बताया गया कि 2017 के नियम लोक आपातकाल के आधार पर किसी क्षेत्र में जो इंटरनेट शटडाउन की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, 2017 के नियम लोक आपातकाल के आधार पर किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं जो हैं उनको आप अधिकतम 15 दिनों तक क्या कर सकते हैं, बंद किया जा सकता है। केवल कितने दिन तक, 15 डेज तक बंद किया जाता है। यह कानून केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र और राज्य स्तर के वरिष्ठ नौकरशाहों को दूरसंचार सेवा को शटडाउन करने का आदेश देने का अधिकार देता है। अब देखते हैं कि अन्य इंपोर्टेंट न्यूज की बात करते हैं। अन्य इंपोर्टेंट न्यूज में अगर हम बात करते हैं तो बात कर लेते हैं जांच आयोग की अधिनियम। जांच आयोग अधिनियम की बात करते हैं तो जांच आयोग अधिनियम के केंद्र सरकार ने मणिपुर में जो अभी हिंसाएं हुई हैं, हिंसा की घटनाएं हुई, उनकी जांच आयोग के लिए उनकी जांच करने के लिए जांच आयोग का गठन किया गया। ये जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत गठित किया गया है। इस जांच आयोग के पास क्या होंगी, जो सिविल कोर्ट होगा उसके समान शक्तियां दी गई हैं। इस आयोग को, कौन सा आयोग को, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट को कोर्ट के क्या की गई है, कोर्ट के समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। गृह मंत्रालय ने क्या काम कर दिया, जो FCRA है कि कथित उल्लंघन के लिए केयर इंडिया का विदेशी फंडिंग लाइसेंस क्या कर दिया गया है, वो निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, निलंबित कर दिया गया। और दूसरा क्या कि एनिमी प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमी प्रॉपर्टी, शत्रु संपत्ति। शत्रु संपत्ति से तात्पर्य क्या है कि भाई किसी शत्रु व्यक्ति या शत्रु फर्म की संपत्ति या उसकी ओर से धारित या प्रबंधित संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहते हैं। शत्रु या शत्रु व्यक्ति, शत्रु फर्म का आशय ऐसे व्यक्ति या देश से है जो भारतीय रक्षा अधिनियम 1962, जो भारतीय रक्षा अधिनियम 1962 और भारतीय रक्षा नियम 1962 और भारतीय रक्षा अधिनियम 1971 और भारतीय रक्षा अधिनियम 1971 के तहत क्या है, शत्रु के रूप में वर्णित हो, जो कि 1962 का अधिनियम है और 1971 के अधिनियम और उनके नियमों के अंतर्गत जो शत्रु के रूप में वर्णित है उसके द्वारा उसकी प्राप्त की गई संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहते हैं। 2017 में आपको याद होगा कि शत्रु संपत्ति संशोधन और सत्यापन अधिनियम लागू किया गया और यह शत्रु संपत्ति को शत्रु से अन्य व्यक्तियों को ट्रांसफर करने की अनुमति देता है कि आप ये आपका शत्रु है और आप इसकी जो प्रॉपर्टी है आप किसी दूसरे को दे सकते हैं जो आपका शत्रु नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा 7, जो यूनिट 7 है
सुर्खियों में जो संवैधानिक या सांविधिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेचुटरी बॉडीज रही हैं या एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो न्यूज में रही हैं, उनको हम कल डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कल जो पीटी 365 है पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे ही एक कोई और मैगजीन आती है उसको फिर से लग जाएंगे एक नया टारगेट लेके साथ में आपके। तो बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अपना ही भला मत कीजिए औरों का भी भला कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी और लास्ट में ज़्यादा जय हिंद। ओके बाय।